20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में बल्कि दिलचस्प हैं, अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले राजस्थान की खबर और असर भीलवाड़ा पर। जी हां, अफगानिस्तान में तख्ता पलट की सबसे बड़ी मार भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग पर पड़ी और करीब 2.5 करोड़ मीटर कपड़ों का ऑर्डर बीच में ही अटक गया है। साथ ही अफगानिस्तान भेजे गए कपड़ों का करीब 50 करोड़ का लेन देन भी अटक चुका है। ऐसे में कोरोना की मार से उभर नहीं पाए व्यापारी अब अफगान संकट में फंस चुके हैं और उन पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। राजस्थान के मैनचेस्टर कहे जाने वाले भीलवाड़ा में करीब 1000 कपड़ा फैक्ट्री हैं। यहाँ से विश्व के 50 देशों में कपड़ा सप्लाई किया जाता है। इसमें से अफगानिस्तान में 2 से 2.5 करोड़ मीटर कपड़ा सप्लाई किया जाता है, जिसमें अफगानिस्तान में पहने जाने वाला पठानी सूट और उस पर जैकेट के कपड़ों की मांग रहती है। और हर साल भीलवाड़ा से अफगानिस्तान में करीब 300 करोड़ रुपए के कपड़े भी भेजे जाते हैं। व्यापारियों ने आने वाली ईद और सर्दी के सीजन को देखते हुए अफगानिस्तान भेजने के लिए कपड़ों का पूरा स्टॉक भी तैयार कर दिया था, लेकिन अचानक तालिबान के कब्जे से इनके सभी ऑर्डर अटक गए हैं। ऐसे में जब तक अफगानिस्तान में हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक ये कपड़े फैक्ट्रियों में यूं ही पड़े रहेंगे। जल ही जीवन है, लेकिन वही जल जब गंदा हो जाए तो जहर बन जाता है। झुंझुनू में भी इन दिनों जीवन देने वाला जल जहर बना हुआ है। जिले के खेतड़ी कस्बे के लोगों के लिए जलदाय विभाग की ओर से हो रहे गंदे पानी की सप्लाई गंदा पानी मुसीबतों का सबब बनी हुई है। एक तो पहाड़ी इलाका होने के कारण कस्बे में 2 से 3 दिनों पर पानी आता है और ऊपर से ये गंदा पानी लोगों का जीना दुभर हो रहा है। गंदे पानी की सप्लाई की सूचना लोगों ने पूर्व पालिका अध्यक्ष उमराव सिंह कुमावत को भी दी। वे तुरंत मौके पर आए और जलदाय विभाग से पाइपलाइन चेक करवाने की मांग की। लोगों का कहना है कि फिलहाल मौसमी बीमारियां फैली हुई हैं और ऊपर से ये गंदा पानी, आखिर जिए तो कैसे जिए। विभाग द्वारा पानी खोला गया वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 17 में मैंने खुद देखा। जनता के साथ बोतलें भरी हुई है, गंदा पानी आया है, मौसमी बीमारियां चल रही है। प्रशासन इस पे पूरा ध्यान दे। डूंगरपुर में किसानों और कृषि उत्पादों से जुड़े व्यापारियों के दिन बहुरने वाले हैं। जी हाँ, 41 सालों से खंडहर में तब्दील कृषि उपज मंडी के परिसर के विकास के लिए कृषि मार्केटिंग बोर्ड ने 3 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर किए हैं। मार्केटिंग बोर्ड के इस फैसले के बाद कृषि उपज मंडी एक बार फिर आबाद होगी और खेती से जुड़े कारोबार को नई उड़ान मिलेगी। वैसे तो 1 साल से मंडी का संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ कई सुविधाओं का अभाव है। यहाँ ना तो किसानों के लिए विश्राम गृह है, न नीलामी चबूतरा है, न सड़क और न ही चार दीवारी। लेकिन अब 3 करोड़ 55 लाख की लागत से सभी सुविधाएं बहाल की जा सकेंगी। इससे डूंगरपुर कृषि उपज मंडी की दशा तो सुधरेगी ही, जनजाति इलाके के किसानों को व्यापार के लिए बेहतर दर के साथ माहौल भी मिलेगा। उसकी चार दीवारी हमारी टूटी हुई थी, उसको ठीक करा रहे हैं। ऑफिस का वहाँ पे रिनोवेशन करवाया है, अंदर कुछ सड़क वगैरह का काम हमने करवाया है। ये पेड़ों की रक्षा का बंधन है, पर्यावरण को बचाने का संकल्प है। वैसे तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक है, जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उनके सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन राजसमंद के छोटे से गांव पिपलांत्री की बच्चियों ने पेड़ों को राखी बांधकर पूरी दुनिया को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। राजसमंद से 12 किलोमीटर दूर निर्मल ग्राम पंचायत पिपलांत्री और आसपास के गांवों की बेटियां पेड़ पौधों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती हैं। चारों तरफ मार्बल खदानों से घिरा पिपलांत्री गांव 15 साल पहले बंजर था, लेकिन यहाँ के लोगों के पर्यावरण के प्रति लगाव ने पिपलांत्री गांव को बंजर से हरा भरा कर दिया। गांव में बेटी हो या बेटा, उनके पैदा होने पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। जब तक वह पौधा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी देखरेख वही परिवार करता है और फिर रक्षाबंधन पर्व से 1 दिन पहले यहाँ की बेटियां उन्हीं पेड़ पौधों को राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लेती हैं। बेटियां पेड़ों को राखी बांधी उन्होंने, और ये समाज को ये संकल्प देती कि जैसे हम हमारे माँ बाप हमारी रक्षा करते हैं बेटियों की, उसी तरह हम भी पेड़ों की रक्षा करें। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग और अपनी समृद्धि के लिए मशहूर सोमनाथ मंदिर को पीएम मोदी ने 83 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। वर्चुअली हुए कार्यक्रम के दौरान पीएम ने मुख्य मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पार्वती मंदिर का भी शिलान्यास किया। पीएम ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें पहली परियोजना वॉकवे की है। मंदिर के पीछे समुद्र के किनारे करीब 2 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल मार्ग को करीब 45 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ये मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर तैयार किया गया है। इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालु समुद्र का भी खूबसूरत नजारा देख सकेंगे। वॉकवे भी मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह सागर के किनारे घुमावदार है। इस पर लोग पैदल सैर कर सकेंगे। इसके अलावा पीएम ने 75 लाख की लागत से बने एक संग्रहालय का भी उद्घाटन किया, जिसमें सोमनाथ की प्राचीन कलाकृतियों के दर्शन किए जा सकेंगे। साथ ही पीएम ने फिर से बनाए गए अहिल्याबाई होलकर मंदिर का भी उद्घाटन किया। बता दें कि पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। ये ट्रस्ट ही सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ में यूपी सरकार ने भी इन पदक वीरों को सम्मानित कर इनका हौसला बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हुए भव्य समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदक वीरों और महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खचाखच भरे स्टेडियम में हर तरफ तिरंगा लहराते लोग इन खिलाड़ियों का स्वागत करते दिखे। सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। इसके बाद रवि दहिया को 1.5 करोड़, पीवी सिंधु, लवलीना और बजरंग पुनिया को 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। जबकि पुरुष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ और महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत ने इस अवसर पर हमारी टीम ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो 11 शातिर हैं जिन्होंने चावल कारोबारी को झांसे में लेकर 42.5 लाख रुपए लूट लिए थे। लेकिन पुलिस के एक्शन ने इनका खेल खत्म कर दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लूटी गई रकम भी बरामद कर ली। मामला दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद का है, जहां आरोपियों ने चावल कारोबारी आनंदम के 2 नंबर के 1 करोड़ रुपए को 1 नंबर करने का झांसा दिया और जब आनंदम वहां पहुंचा तो उससे 42.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने 2 दिनों के अंदर इस वारदात का पर्दाफाश करते हुए 11 लुटेरों को धर दबोचा। इन लुटेरों में हापुड़ से कांग्रेस के 4 बार विधायक रह चुके गजराज सिंह का बेटा सत्येंद्र सिंह भी शामिल है। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क में कई और लोग भी शामिल हैं। वहीं पुलिस रुपए के सोर्स का भी पता लगा रही है। ये वादी आनंदम है, ये उनके पास ये पैसा था। ये पैसा बकौल उनके वो दक्षिण भारत से लेकर आए हैं बैग में। ये बात साबित हो गई है। दिल्ली में ये पैसा किस जरिए आया है, इसके बारे में अभी गहराई से जांच करना पेंडिंग है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन से, जहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला का पैर फिसल गया। महिला को अपने परिवार के साथ उदयपुर जाना था, लेकिन जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी। ऐसे में सब ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। महिला का पति अपने बच्चों के साथ ट्रेन में पहले चढ़ गया। बाद में महिला ने भी ऐसा करना चाहा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। महिला के नीचे गिरते ही उसके साथ आए लोगों ने तुरंत उसे पकड़ना चाहा। ये देखकर आरपीएफ के कई जवान दौड़ते हुए वहां पहुंचे। गनीमत ये रही कि ट्रेन भी रुक गई। इसके बाद सबने मिलकर उसे प्लेटफॉर्म पर खींचा। इस हादसे में महिला को काफी चोटें आई हैं। तुरंत ही हमारे लेडी कांस्टेबल ने उसको एकदम अलर्ट रह के और फिर उसकी सहायता की। बिहार के समस्तीपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुराने विवाद पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक विवाद की शिकायत एक पक्ष ने थाने में जाकर कर दी, जिसकी खबर मिलते ही दूसरा पक्ष भड़क गया। फिर क्या था, डंडों के साथ उस पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया गया। सामने आई तस्वीरों में वो लोग बीच बाजार में मारपीट करते दिखाई दिए। दूसरे पक्ष ने भी लड़ाई शुरू कर दी, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के कई लोग आपस में हाथापाई करते दिखे। वहीं एक मोटरसाइकिल जमीन पर गिरी नजर आई। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें भी आईं।
जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। किसी भी दुल्हन की ये चाहत होती है कि शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंचे तो धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जाए। लड़का और उसके परिजन भी यही चाहते हैं, लेकिन भागलपुर में आए जल प्रलय के बीच जब प्रियंका शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची तो उसके सभी अरमान पर इस बाढ़ ने पानी फेर दिया। ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर से आई हैं, जहां शादी के बाद दुल्हन को बाढ़ के पानी के बीच ससुराल पहुंचने में काफी परेशानी हुई, क्योंकि गंगा नदी में आए उफान की वजह से दूल्हे का गांव सैलाब में डूबा हुआ था। इसलिए शादी के बाद दुल्हन गाड़ी के बजाय नाव में बैठकर ससुराल पहुंची। घर के पानी में डूब जाने की वजह से उसे नाव से सीधे छत पर उतारा गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि दूल्हा, दुल्हन और उनके कुछ रिश्तेदार एक नाव की मदद से अपने घर के करीब पहुंचे और फिर दूल्हा नाव से किसी तरह उतरकर घर की छत पर चढ़ गया। दुल्हन भी दीवार के सहारे नाव से छत पर चढ़ गई। इससे पहले इन लोगों को नाव में बैठने के लिए काफी देर तक पैदल चलना पड़ा। इसके बाद नाव पर कुछ सामान रखा गया और फिर सभी लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। इस दौरान हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। जरा गौर से सुनिए इस आवाज को, मानो चूल्हे पर पानी खौल रहा हो। धरती मैया के गर्भ से आ रही गड़गड़ाहट की इसी आवाज से वजरगंज के ग्रामीणों को चक्कर में डाल दिया। वो बार बार खेतों में पहुंचते हैं और कान लगाकर उस आवाज को गौर से सुनते हैं। जैसा कि आप लोग ये आवाज को सुने, बताया जा रहा है कि ये आवाज धरती से कई फीट अंदर से आ रही है। 2 दिन पहले जब खेतों की खुदाई हो रही थी तो पहली बार ग्रामीणों के कानों से ये रहस्यमयी आवाज टकराई। उसके बाद से तो इस सुनसान खेतों में गड़गड़ाहट की जो आवाज निकलनी शुरू हुई वो दिन रात अनवरत जारी है। पहले ये आवाज 10 कियारी पीछे था। वहाँ कुछ लोगों ने इस आवाज को जब देखा तो सोचे कि क्या है यहाँ पे, कुछ गड्ढा कर दिए लड़के लोग। आखिर गड़गड़ाहट की ये आवाज आ कहां से रही है? इन ध्वनि तरंगों का क्या है रहस्य? आवाज की इस पहेली ने गया के ग्रामीणों के दिमाग को धनचक्कर बना दिया है। यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर डिजिटल लॉकर की शुरुआत की। रेलवे स्टेशनों पर अक्सर सामान चोरी होने की शिकायतों से होने वाली किरकिरी से बचने के लिए इन लॉकर की व्यवस्था की गई, जिनमें अपनी पहचान से जुड़ी कुछ जानकारियां अपडेट करके यात्री अपने सामान को स्टेशन पर सुरक्षित रख सकेंगे। स्टेशन पर मौजूदा डिजिटल लॉकर का कुछ यात्रियों ने इस्तेमाल भी किया और वो इस व्यवस्था से काफी खुश भी नजर आए। सामान रखने के बाद इन लॉकर से उसे निकालने की भी पूरी प्रक्रिया है ताकि वहां से सामान चोरी न हो सके। स्टेशन पर स्मॉल, मीडियम और लार्ज लॉकर की सुविधा दी गई है ताकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकें। लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद रेलवे इसे दूसरे स्टेशनों पर भी लगाने पर विचार कर रही है। सेफ लग रहा है थोड़ा सामान। तो सुविधा दादरा और एलपीटी स्टेशन पर भी हम यात्रियों को दे सकेंगे। नियत नेक और नीति सही हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। कर्नाटक के कलबुर्गी के संगमेश ने सही नीति और पर्यावरण को बचाने की नेक नियत के साथ ये साबित भी कर दिखाया है। MBA की डिग्री ले चुके संगमेश के मन में शुरू से ही ये बात थी कि वो पढ़ाई के बाद किसी की नौकरी करने की बजाय कोई ऐसा काम करेगा जिससे वो खुद के साथ साथ लोगों को भी रोजगार दे सके। फिर क्या था, जमीन से जुड़े इस युवा संगमेश ने मिट्टी को ही अपना आधार बनाया और मिट्टी से बने सामानों का कारोबार शुरू किया। पर्यावरण को जीवन देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस कारोबार में संगमेश ने अपने साथ 30 लोगों को जोड़ लिया, जिससे संगमेश ने अपने लिए तो रोजगार पैदा किया ही, 30 परिवारों की जीविका का भी प्रबंधन कर दिया। फिलहाल संगमेश और उनकी टीम गणेश चतुर्थी को लेकर जोर शोर से अपने काम में जुटी हुई है और बड़ी संख्या में गणेश की मूर्तियां तैयार हो रही हैं। मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के गणेश वो सब हम बनाते हैं और इसमें हम बिजनेस कर रहे, अच्छा चल रहा है। इसी के साथ साथ हम मैन्युफैक्चरिंग के कारण क्या है, कम से कम 30 लोगों को हमारे पास उद्योग दिया है हमने। मानव का मन भावनाओं का सागर है और इस सागर से उमड़ा ज्वार कभी कभी नई रचनाओं को आकार देता है। गुजरात के कच्छ के उपेंद्र गोस्वामी के मानस में भी उमड़े भावनाओं के ज्वार ने कैट गार्डन का रूप ले लिया है। कैट गार्डन यानी बिल्लियों का बगीचा, एक ऐसा गार्डन जहां बिल्लियों का घर है। काली पीली, भूरी सफेद, चितकबरी, सभी बिल्लियों का घर।
वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 5 स्टार वाली सुविधाओं से लैस। 500 स्क्वायर गज में फैले इस कैट गार्डन में 4 बड़े बड़े कमरे हैं, जिनमें 200 बिल्लियां रहती हैं। बिल्लियों के लिए कैसी सुविधाएं हैं, इसका अनुमान आप इन कमरों की बनावट देखकर लगा सकते हैं। चारों कमरों में एसी लगे हैं, साथ ही बिल्लियों के लिए दूध से लेकर खाने पीने के भी भरपूर इंतजाम हैं। वो भी एक नहीं 3 बार। 1994 में अपनी छोटी बहन की मौत के बाद हुए एक वाकये से उपेंद्र को ये कैट गार्डन बनाने की प्रेरणा मिली और अब ये बिल्लियां उनके परिवार का हिस्सा हैं। तालाब में तब्दील खेत और उस पर फैली गुलाबी वाटर लिली की चादर, मन को मोह लेने वाली ये तस्वीरें केरल के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शुमार कोट्याम के मल्लारिक्कल गांव की हैं, जहां हर साल कुदरत का ऐसा ही अनोखा करिश्मा देखने को मिलता है। इस छोटे से मनोहारी गांव में धान के करीब 700 एकड़ खेत है, जहां धान कटने के बाद बारिश के पानी से ये खेत तालाब बन जाते हैं और उसके बाद इसमें जब गुलाबी कालीन बिछ जाती है तो लोग इसे देखने के लिए यहाँ बरबसी ही खिंचे चले आते हैं और नौका विहार के साथ गुलाबी फूलों से खेलते हुए जीवन का आनंद उठाते हैं। अपनी इस प्राकृतिक खूबसूरती के कारण छोटा सा गांव मल्लारिक्कल अब केरल के बड़े पर्यटन केंद्रों में शुमार होता जा रहा है। खेत में बने तालाब और तालाबों में बिछी गुलाबी चादर के दीदार के लिए मल्लारिक्कल हर साल सैलानियों से गुलजार रहता है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के कहर के कारण सैलानियों का अभाव है, लेकिन कोई बात नहीं, आप घर बैठे ही इस कुदरत के करिश्मे को देखिए और जब भी मौका मिले मल्लारिक्कल जाकर गुलाबी चादर के बीच नौका विहार का लुत्फ जरूर उठाइए। 580 रुपए दीजिए और 1 किलो बचपन का प्यार लीजिए। चौंकिए मत जनाब, बात अटपटी जरूर है, लेकिन है 16 आने सच। दरअसल सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाला बचपन का प्यार अब मिठाई की दुकान में धूम मचा रहा है। जी हाँ, गुजरात के सूरत में 24 कैरेट नामक मिठाई की दुकान में 580 रुपए में एक बचपन का प्यार बिक रहा है। इस मिठाई की दुकान में सिर्फ बचपन का प्यार ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया का सबसे सस्ता गोल्ड यानी सोना भी 9000 रुपया प्रति किलो बिक रहा है। ये दोनों चीजें शहर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दुकान मालिक का कहना है कि बचपन का प्यार मिठाई इस रक्षाबंधन पर भाई और बहन के बीच बचपन की याद दिलाएगी। इस मिठाई में बबल गम फ्लेवर इस्तेमाल किया गया है, जो काफी समय पहले बच्चों का पसंदीदा चॉकलेट होता था। बबल गम फ्लेवर की मिठाई खाने के बाद भाई बहन को अपने बचपन की याद दिलाएगी, इसलिए इसका नाम बचपन का प्यार रखा गया है। यही नहीं, मिठाई की इस दुकान में 9000 रुपया किलो की गोल्ड मिठाई भी ग्राहकों के लिए मौजूद है। भाई बहन के पवित्र प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन पर उन भाइयों की कलाइयां कैसे सूनी रहेंगी जिनकी करोड़ों बहनें हैं। जी हां, जम्मू के अरनिया सेक्टर में सरहद की निगहबानी में मुस्तैद बीएसएफ जवानों को गांव की महिलाओं और लड़कियों ने राखियां बांधी। सरहद पर पहरा देने वाले रक्षकों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार खाली न रहे, इसका जिम्मा वहां के लोगों ने उठाया और ढोल नगाड़ों के साथ जम्मू के अरनिया सेक्टर में तैनात जवानों के पास पहुंचे। अरनिया के त्रेवा की सरपंच बलबीर कौर के साथ गांव की छोटी बच्चियों ने बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। ऐसे में जिन जवानों को राखी की छुट्टी नहीं मिल पाई, उनके लिए ये त्योहार खास बन गया। छोटी बच्चियों ने उनके हाथों में राखी बांधी और लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान उन्होंने तिलक लगाकर आरती भी उतारी। गांव वालों ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ जवानों के लिए इस त्योहार को यादगार बनाना था, ताकि उन्हें परिवार की कमी ना महसूस हो। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। हरी भरी साड़ियों में झिलाती मम्मियों ने जब रैंप पर कैटवॉक किया तो अपनी मम्मियों का नया रंग रूप देखकर छोटे छोटे बच्चे खुशी से तालियां पीटने लगे। म्यूजिक की बीट्स जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रही थी, रैंप पर जलवे दिखा रही मम्मियों की चाल ढाल भी उसी उतार चढ़ाव के साथ बदलती जा रही थी। तभी ऐसा समा बंधा कि सावन के रंग में रंगी मम्मियां थिरकने लगी और नाच गाकर सावन का दिल खोलकर स्वागत करने लगी। माहौल ही कुछ ऐसा था कि कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सारी लेडीज जितनी है वो सब लोग पूरे ग्रीन ड्रेस में, ग्रीन अटायर में तैयार होकर यहाँ पे आई हैं। सावन झूमने का हर तरफ हरियाली रहती है, इसलिए हम लोग जितनी भी सारी यहाँ पे मॉमीज है सारी ग्रीन ग्रीन सुंदर सुंदर हरियाली की तरह बन के सज के आई हैं। अपने बरखा बाहर आई है,
अपने साथ हरियाली की बहार लाई है, तो भला बावर अमन क्यों ना मचले, क्यों न सावन की फुहार में झूमे और नाच गाकर सावन के आने का जश्न मनाए। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। सीरिया के उत्तर में तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों और कुर्द लड़ाकों ने एक दूसरे के ठिकानों पर इतनी गोलीबारी की कि कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कुर्द लड़ाकों ने सीरिया के आफरीन शहर पर गोले दागे, लेकिन इन हमले की शुरुआत सीरिया के विपक्ष में शामिल विद्रोहियों और उनका समर्थन कर रही तुर्की की सेना ने की। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें जंग की आग में सब कुछ सुलगता दिखा। गोलीबारी से भड़की आग का काला धुआं सीरिया के भविष्य को अंधकार में झोंकता नजर आया। कई सामान राख में मिल गए और जिसे आग जला नहीं पाई उस पर कालिक पोत कर चल दी। विद्रोहियों को दहशत फैलाने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन उनकी लगाई आग बुझाने में बचाव कर्मी घंटों तक पसीना बहाते रहे। तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों के हमले में कुर्द लड़ाकों का कितना नुकसान हुआ ये तो साफ नहीं है, लेकिन गोलीबारी में कुछ निहत्थे मासूमों की बलि जरूर चढ़ गई। रूस के पूर्वी इलाके के अमूर में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने हजारों लोगों के सिर से छत छीन ली। हालात इतने बिगड़ गए कि बाढ़ से जूझ रहे इस हिस्से में बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा, क्योंकि उनके आशियाने रहने लायक बचे ही नहीं। बाढ़ से हुए नुकसान का अंदाजा लगाने निकले राहत कर्मियों का सिर भी बर्बादी का मंजर देखकर चकरा गया। मकान पानी में डूबे दिखे और हर जगह से नदी नालों और जमीन का फर्क मिटा नजर आया। वहीं रूस के पूर्वी इलाके के यहूदी स्वायत्त क्षेत्र में भी हालात ऐसे ही दिखे। लोगों का लाखों का सामान पानी में सड़ता रहा, लेकिन वो इतने बेबस थे कि बस हाथ मसलते रह गए। लोगों से गुलजार रहने वाली बस्तियां तक वीरान हो गई। बाढ़ के पानी ने मकानों में कुछ यूं कब्जा किया कि घर होते हुए भी लोग बेघर हो गए। इक्का दुक्का लोग ही पानी के बीच गुजारा करते दिखे, क्योंकि बाकी को तो घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया।